हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोग की परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए व्यापक अर्थशास्त्र होता क्या है उसको हम देखेंगे। यानी कि व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है। व्यापक अर्थशास्त्र वह शाखा है जो किसी एक व्यक्ति या फर्म के बजाय समग्र उत्पादन, उपभोग, समग्र निवेश और कुल विनियोग का अध्ययन करता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक के आपके जो हैं वो शॉर्टकट में इसका अगर लिखना चाहें लघु उत्तरीय प्रश्न में तो इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे। इस प्रकार एक व्यक्ति की ही नहीं बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की सभी गतिविधियों और या फिर गतिविधियों को औद्योगिक संरचना में सम्मिलित कर अध्ययन करता है। यानी कि कह सकते हैं इसको, माइक्रो का मतलब बहुत छोटा होता है और मैक्रो जो होता है, माइक्रो का मतलब बहुत छोटे में और मैक्रो का मतलब क्या हो गया, बहुत बड़े भाग में हम उसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े भाग का हम जब अध्ययन करते हैं तो वो किस क्षेत्र में आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। ठीक है, इसमें देखेंगे हम इसको, इसमें राष्ट्रीय आय, उत्पादन, कुल रोजगार, कुल मूल्य आदि स्तर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय आय बहुत बड़े लेवल पर हो जाएगा किसी देश की राष्ट्रीय आय, उसका उसका राष्ट्रीय उत्पादन, कुल रोजगार, कुल मूल्य आदि का हम अध्ययन करते हैं। ठीक, चलिए इसका नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें क्या है और आगे इसके हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास मिलता क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट जो है वो है व्यापक अर्थशास्त्र की मुख्य परिभाषाएं क्या क्या हैं। अब किन किन अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पॉइंट जो आएगा वो कौन है, किसको हम देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं किसको, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे प्रोफेसर, ये हमारे पास है बोल्डविन, यानी कि बॉल्डिन है। इनके अनुसार हम देखते हैं क्या क्या ये इन्होंने परिभाषाएं दी हैं। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले, व्यापक अर्थशास्त्र वह है जो उन मानकों के योग का अध्ययन करता है जो व्यक्ति की क्रियाओं से बल्कि समाज की यानी समष्टि क्रियाओं का से उन्नति करते हैं। यानी कि इसमें देख सकते हैं ऐसे कि व्यापक अर्थशास्त्र वह है जो मानकों के योग, यानी मानक जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड होंगे उसके हम क्या करेंगे, योग करेंगे। ठीक है, इसका हम जोड़ कर लेते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक का हम जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड मिलता है उसका हम क्या करेंगे, हम उसका क्या करेंगे, जोड़ कर लेंगे। ठीक है, इसका फिर क्या होता है, जो व्यक्ति की क्रियाओं से नहीं बल्कि समाज की समष्टि क्रियाओं से होता है। ये नहीं कि इसका जो संबंध होता है समाज, पूरे समाज से होगा, यानी पूरे समाज से होगा, हम इसको देखेंगे। ठीक है, इसका प्रोफेसर सूल ने क्या बोला है, उनके शब्दों में उन्होंने क्या किया, व्यापक अर्थशास्त्र में अध्ययन का प्रमुख केंद्र राष्ट्रीय आय है। यानी अध्ययन के जो मुख्य केंद्र क्या है वो राष्ट्रीय आय है। ठीक है, इसको आप ध्यान से रखेंगे, यानी कि अध्ययन का जो मुख्य केंद्र होगा वो क्या होगा, राष्ट्रीय आय। ठीक, इसका हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे प्रोफेसर चैम्बरलिन दिए हुए हैं, प्रोफेसर चैम्बरलिन। ठीक है, यहाँ पे इनको देख सकते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है, व्यापक अर्थशास्त्र सारी अर्थव्यवस्था के क्रियाओं का अध्ययन करता है। यानी जो व्यापक अर्थशास्त्र है, यानी कि हमारे पास मैक्रो इकोनॉमी है, पूरी अर्थव्यवस्था का, अर्थव्यवस्था में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का वो क्या करता है, अध्ययन करता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सैपीरो। सैपीरो भी एक अर्थशास्त्री हैं, आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन अब क्या करना है, सैपीरो जो हमारे पास है इन्होंने क्या अपनी परिभाषाएं दी है। तो व्यापक अर्थशास्त्र में हम उन समष्टिगत मानकों का अध्ययन करते हैं जिनका संबंध राष्ट्रीय उत्पादन एवं आय से होता है। यानी इनका संबंध हम अगर देख लेते हैं तो इनका संबंध किससे होगा, राष्ट्रीय उत्पादन एवं आय से होता है। ठीक है, इनका भी कहना सही है कि हम क्या करते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था में हम देखते क्या चीज़ है, राष्ट्रीय आय और उसका उत्पादन कहाँ से कितनी मात्रा में हो रहा है उसका पूरा हम अध्ययन कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं क्या, नेक्स्ट हमारे पास है व्यापक अर्थशास्त्र की सीमाएँ क्या हैं, यानी इसकी जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन यानी लिमिट्स क्या हैं वो हम देखेंगे। ठीक, तो इसमें पहले हम देख सकते हैं व्यक्तियों के व्यवहार की उपेक्षा करता है। ठीक, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको, व्यक्तियों के व्यवहार की उपेक्षा करता है। यहाँ ये देख सकते हैं इसको हम इस तरीके से। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला गया है, व्यापक अर्थशास्त्र में हम व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन नहीं करते। ठीक है, अपितु पूरे समूह का अध्ययन करते हैं। यानी अर्थशास्त्र में हम क्या करेंगे, पूरे ग्रुप का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें व्यक्तियों के वास्तविक व्यवहार को समझने में कठिनाई होती है। इसको हम क्या कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मेन इसका जो है पूरे संपूर्ण अर्थव्यवस्था का हम क्या करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास
इसका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो अब बात का आप इसमें क्या दिया है, यानी इसकी सीमाओं में असमानताओं की उपेक्षा, यानी जो हमारे पास विभिन्नताएं होती हैं, समानताएं नहीं होती हैं, उसके बारे में अब यहाँ पे उपेक्षा की गई है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते देख लेते हैं। यहाँ पे व्यापक अर्थशास्त्र, यानी कि व्यापक अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, व्यापक दृष्टिकोण में समाज की असमानताओं की उपेक्षा की जाती है, यानी असमानता जो होती है उसकी हम निंदा करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए समाज की औसत आय ज्ञात करने पर यह ज्ञात नहीं होता है कि कुछ लोग अत्यधिक धनी हैं या कुछ लोग अत्यधिक गरीब है। जैसे हम क्या कहते हैं, गरीब अत्यधिक गरीब होता जा रहा है और अमीर जो है वो अत्यधिक अमीर होता जा रहा है। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या होता है आगे चल के। हम देखते ये हैं समष्टि अर्थशास्त्र की जो संकल्पना है का महत्व क्या है, ये हम देख लेंगे, यानी ठीक है। तो यहाँ पे देख लिया है हमारे पास, नेक्स्ट हेडिंग ये मिल गई है। अब इसका व्यापक अर्थशास्त्र में समष्टि की संकल्पना, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, व्यापक अर्थशास्त्र में समष्टि की संकल्पना को अधिक महत्व दिया गया है, यानी किसको महत्व दिया गया है, संकल्पना, जो भी हम कल्पनाएं करते हैं पूरी अर्थव्यवस्था के लिए, उसको अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, जबकि कुछ स्थितियों में व्यक्तियों का अध्ययन अधिक उपयोगी होता है, जबकि हमें क्या करना चाहिए, कल्पना को साइड करके ज़्यादातर हमें क्या करना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। एनालिसिस करने से हमें पता चलता है कि क्या चीज़ें इसमें हैं और इस अर्थव्यवस्था में क्या चीज़ कमियाँ पाई जा रही हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे व्यापक मानकों की त्रुटि, यहाँ वाली हेडिंग हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, व्यापक मानकों में त्रुटि होती है, जो हमारे पास डेटा मिलता है उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी कमियाँ होती हैं। तो कभी कभी व्यापक मानकों में जैसे राष्ट्रीय आय, बचत, निवेश आदि की गणना करने में त्रुटियाँ होती हैं। तो हमने पहले ही बोला था आपको कि यहाँ पे क्या होती है, त्रुटियाँ मिलती हैं, किसमें, मानकों में, यानी व्यापक जो बड़े लेवल पे हम उसका मानक स्टैंडर्ड हम देखते हैं उस पर क्या होता है, उसमें कमियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट वाला, सांख्यिकीय जानकारी और पूर्वानुमान की कठिनाई। अब पूर्वानुमान हम क्या करते हैं, फॉरकास्टिंग करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जहाँ हमारे पास जानकारी रहेगी तभी हम उसके लिए कुछ अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, व्यापक अर्थशास्त्र में सांख्यिकीय जानकारी पर आधारित पूर्वानुमान किए जाते हैं। ठीक है, यानी आप क्या करते हैं, हम इसको फॉरकास्टिंग करते हैं जो कई बार गलत हो सकते हैं। अब हम ये तो कह नहीं सकते कि अब कल बारिश होगी तो कल क्या 100% बारिश ही हो, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो भी समस्याएं हैं उसका पूर्वानुमान हम करते हैं, लेकिन वो कभी कभी क्या होता है, गलत हो जाता है। ठीक है, और इसके आधार पर किए गए निर्णय असफल हो जाते हैं। हम अपने मन से कोई भी डेटा निकाल लेते हैं तो क्या होता है, उसमें समस्याएं यही आती हैं कि हमने क्या किया, अनुमान कुछ और लगा दिया और रिजल्ट क्या आया, कुछ और आ गया। ठीक है, तो ये समस्याएं हमारे पास आती हैं। इसका हम देखेंगे नेक्स्ट, यानी हमारे पास क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या देख लेते हैं, राष्ट्रीय आय संबंधी समुच्चय क्या है। अब इसमें क्या है, राष्ट्रीय आय के उत्पादन, यहाँ सकल राष्ट्रीय उत्पादन हो गया। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन में आपको हिंदी में समझ में नहीं आता तो आप इंग्लिश में देख के तुरंत उसका अनुमान लगा सकते हैं। ग्रॉस का मतलब हो गया सकल, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं कैसे, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारे पास जो डेटा है उसको हम देख लेते हैं यहाँ। तो हमें ये मिलता है कि किसी अर्थव्यवस्था, या फिर छोड़ दीजिए बहुत छोटे में हम देख लेते हैं, किसी देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी एक वर्ष की अवधि में उन उत्पादों के आधार पर बाजार मूल्य पर ज्ञात होता है। ठीक है, जिनका उत्पादन उस देश के नागरिकों द्वारा किया गया हो। अब हमारे देश में पाकिस्तानी आके काम कर रहे हैं, अमेरिकन काम कर रहे हैं, तो उनकी हम आय को नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, देश में हमारे जो नागरिक हैं, देश के केवल नागरिक, उनकी आय को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब टाइम हमारे पास क्या होता है, एक वर्ष की अवधि, इतना याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब आते हैं आगे, हम बढ़ते हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं क्या है, यहाँ पे हमारे पास फिर देख लेते हैं नेक्स्ट में, अगर इसको देख लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हम देखेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय हमें क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे पॉइंट है ये, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है आपका, सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास की घटना, यानी कि मूल्यह्रास को जो होता है वो उसको घटाया नहीं जाता है। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में
मूल्यह्रास को नहीं घटाया जाता। इतना याद रखिएगा। अब इसमें हम देखते हैं क्या है हमारे पास जो यानी कि क्वेश्चन है उसको हम देख लेंगे। यहाँ पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी इसको हम ऐसे कर सकते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में यहाँ पे इसको इस तरीके से अंडरलाइन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल इशू इसमें हो रहा है। ठीक है, देख लेते हैं इसको ऐसे। अब ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास को घटाया नहीं जाता। अब मूल्यह्रास का मतलब जाता है जो हम वस्तुओं को लगाते हैं किसी चीज़ के उत्पादन में, अगर उसमें घिसावट होगी, उसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी तो उसको हम घटाते नहीं हैं। यहाँ आप देखेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सकल शब्द संपूर्ण है। ठीक है, सकल का मतलब होता है संपूर्ण, जिसको ग्रॉस हम इंग्लिश में बोलते हैं। सकल स धन कल इसको कर देंगे, सकल का मतलब संपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हमारे पास महत्वपूर्ण यानी कि क्वेश्चन आता है कंफ्यूज करने के लिए। जब वस्तुओं का उत्पादन होता है तो मशीनों या यंत्रों में विनियोजन होता है। ठीक है, जिसे मूल्यह्रास या डिप्रिसिएशन कहा है। किंतु जीएनपी ज्ञात करते समय मूल्यह्रास, ठीक है, जीएनपी जब ज्ञात करेंगे तो मूल्यह्रास को हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो लागत होती है उसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, लागत को हम घटाया जाता है यहाँ पे, तो घटा देते हैं किसमें, जीएनपी में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जैसे अगर एग्जांपल आपको देते हैं तो एग्जांपल में हम यदि एक मशीन को 20 लाख रुपए लगाते हैं, ठीक है, एक मशीन की कीमत जो है 20 लाख रुपए है, उस मशीन की प्रत्याशित आयु 20 साल है। ठीक है, तो मूल्यह्रास कितने का होगा, 1 लाख रुपये प्रति वर्ष का होगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि एक मशीन को हमने खरीदा है, 1 साल में उसकी जो मतलब मेंटेनेंस चार्ज होती है, फिर उसमें जो कमी आती है वो 1 लाख रुपए की आती है। तो क्या करेंगे, उसको हम क्या करते हैं, सीधे बोल देते हैं कि उसकी जो मूल्यह्रास है वो क्या है, वो 1 लाख रुपये प्रति वर्ष होगी। ठीक है, इसका हम देखेंगे नेक्स्ट आगे हमारे पास क्या समस्या आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट जीएनपी। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। जीएनपी क्या होता है, जीएनपी में केवल चालू वर्ष, ठीक है, यहाँ पे जीएनपी में क्या करते हैं, केवल चालू वर्ष जो हमारे पास करंट ईयर चल रहा है उसको लेके हम चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चालू वर्ष में उत्पादन को शामिल किया जाता है। जैसे अभी क्या हो रहा है कि अभी हमारे पास जो करंट ईयर होगा उसको लेके हम चलते हैं। तो मान लेते हैं अभी हमारे पास जो डेटा बना हुआ है पहले, क्योंकि हमारे पास उतनी जनगणना हुई नहीं है अभी रिसर्च, तो उसके लिए हम कोई डेटा नहीं उपलब्ध हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, जीएनपी में केवल उसी वर्ष का उत्पादन को ही बाजार मूल्य के आधार पर शामिल किया जाता है। यदि हम 2022 का जीएनपी ज्ञात करना चाहते हैं तो उसमें केवल 2022 में ही उत्पादित वस्तुओं को शामिल किया जाएगा। ठीक है, यानी जिस ईयर को हम लेके चलते हैं, यानी कि जिसको हम बेस ईयर मान के चलते हैं, उसी ईयर में हम क्या करते हैं, जितना उत्पादन हुआ उसको लेके चल देंगे। ठीक है, इसमें 2021 की वस्तुओं को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, भले ही वो उनका विक्रय 2021 में किया गया हो। अब 2021 में हम उत्पादन करते हैं तो हम उसको शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमें केवल 2022 से ही मतलब है। ठीक है, केवल 2022 से हमें मतलब है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या आता है आपका नेक्स्ट, यहाँ पे जीएनपी का मूल्य मौद्रिक रूप में किया जाता है। ठीक है, जीएनपी का जो मूल्य होता है उसको मौद्रिक रूप में हम इसको नाप लेते हैं। तो हम इसको देख लेते हैं कैसे हैं, अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को व्यापार किया जाता है, यानी उन वस्तुओं का हम व्यापार करेंगे। जीएनपी में उनकी मौद्रिक गणना की जाती है। ठीक, उनकी कितनी मूल्य पे वो बिकनी है उसका हम क्या करते हैं, उसकी गणना करते हैं। अतः सकल मौद्रिक मूल्य ही व्यय का हिस्सा होता है, यानी जो संपूर्ण उसका मौद्रिक मूल्य होगा, जितने हम उसको बेचते हैं वही उसका क्या होगा, जो टोटल मौद्रिक मूल्य ही होगा वही उसका व्यय का भाग कहा जाएगा। इसमें यानी या फिर इसको कह सकते हैं, इसके लिए वस्तुओं की इकाइयों में इसमें वस्तुओं की इकाइयों में उनके बाजार मूल्य पर गुणा किया जाता है। अब हमारे पास क्या है, वस्तु की कितनी इकाइयाँ हैं, 10 रुपये का अगर सामान है और उसको हम 10 यूनिट बेचें तो 10 गुणे हम 10 कर देंगे। अगर 10 रुपये का सामान उसको 20 रुपये में, यानी 20 से उसकी क्वांटिटी है, यानी उसका प्रोडक्शन जो है 20 यूनिट है, तो हम उसको 10 गुणे 20 कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, बाजार मूल्य उसका हम पता चल जाता है कि कितना हमने उस वस्तु को बेचना है, यानी उसकी कितनी इकाइयों का बेचेंगे तो कितना हमें प्रॉफिट होगा या फिर कितना हमें मूल्य प्राप्त होगा। ठीक है, इसका तो हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट अगर देख लेते हैं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कीमत में, ठीक है, अब हमारे पास जो टॉपिक है ये वाला देख लीजिएगा,
यहाँ पे अगर हम इसको देख लेते हैं, ये वाला टॉपिक जो दिया गया है, तो उसमें क्या है, कीमतों में उतार चढ़ाव को सामान्यीकरण करने हेतु आधार वर्ष की गणना। ठीक है, आधार वर्ष की गणना हम क्यों करते हैं कि वस्तुओं की जो कीमतें होती है उसे सामान्य करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ ध्यान देंगे हम, चूँकि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन करने के कारण जीएनपी में परिवर्तन होता है। अब हम क्या करते हैं, वस्तुओं की और सेवाओं की जो मूल्य होते हैं उसमें अगर हम परिवर्तन करते हैं तो ग्रॉस नेट प्रोडक्ट जो होता है वो उसमें परिवर्तन होता है, जो वास्तविक नहीं है। यहाँ यही बोल होता है, ठीक है, जो वास्तविक में नहीं होता है, लेकिन हम क्या करते हैं उसको हम मान लेते हैं। अतः किसी यहाँ पे हम देख लेंगे इसको, अतः किसी आर्थिक वर्ष को आधार वर्ष मानकर जीएनपी को उसी वर्ष के अनुसार सामान्यीकृत किया जाता है। अब हम क्या करेंगे, जिसको हम आधार वर्ष मानते हैं उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसके मूल्यों में समानता, यानी कि जो उसको नॉर्मलाइजेशन करना होता है वो हम उसको कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट मिल जाता है वो क्या है, यहाँ पे हम देख लेंगे इसको, ये हमारे पास 5वां पॉइंट। ठीक है, ये 5वां पॉइंट हमारे पास जो है उसमें हम देखेंगे हमारे पास जीएनपी में अंतिम उत्पादों की गणना की जाती है। ठीक है, अब अंतिम वस्तुएं जैसे होती है, फाइनल जो हमारे पास गुड्स होंगे उनकी हम वस्तुओं की गणना करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था में जीएनपी गणना करते समय कुछ अंतिम यानी फाइनल वस्तुओं और सेवाओं को ही शामिल किया जाता है। अब ये नहीं कि हम कच्चा माल लेकर के आ रहा है उसको हम क्या करें, पूरी जीएनपी में उसको शामिल कर लें, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ये गलत होगा। तो हमें क्या करना है, जो चीज़ वस्तुओं का उत्पादन हमने कर लिया उसी को केवल हम शामिल करेंगे। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता। सेकेंडरी गुड्स जो हमारे पास जैसे हम क्या करते हैं कि कच्चा माल ले लिया, उसको आधा हमने बनाया है, उसका नहीं बनाया, पूरी वस्तु पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसमें शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, एक उदाहरण से हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे गेहूं का फसल होती है को मध्यवर्ती वस्तु के रूप में प्रयोग किया जाता है या फिर किया जाए तो जीएनपी में केवल तैयार रोटी का मूल्य ही शामिल होगा। ठीक है, रोटी का ही मूल्य केवल शामिल होता है, गेहूं का मूल्य शामिल नहीं किया जाएगा। याद इतना रखना है कि गेहूं जब हमारे पास जब कोई भी फाइनल गुड्स तैयार हो जाएगा तभी उसको हम क्या करते हैं, उसके हम मूल्य को शामिल करते हैं जीएनपी में, और अदरवाइज हम उसको शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, हम देखेंगे यहाँ क्या चीज़ हमारे पास जो दिया हुआ है जीएनपी, ठीक है, में स्थानांतरण भुगतान को शामिल नहीं किया जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ वस्तुओं को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसमें जो भुगतान होता है उसकी गणना को हम शामिल नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे इसको परिभाषा के रूप में देख लेते हैं, जीएनपी गणना करते समय सरकार द्वारा किए गए स्थानांतरण भुगतानों को शामिल नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन, उपहार, अनुदान, ठीक है, इसका पुरस्कार आदि को जीएनपी हम शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता हमें मिल रही है तो ये नहीं कि हम चाहे उसको जीएनपी में शामिल कर लें, या फिर वृद्धा पेंशन मिल रहा है या फिर कोई गिफ्ट हमें मिल गया तो उसको हम जीएनपी में शामिल कर लें, ऐसा नहीं होता। और सब्सिडी जो होती है वो अनुदान ही बोला जाता है उसको भी शामिल हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद में हम देख लेंगे क्या है, सकल घरेलू उत्पाद इसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। याद रखिएगा ये चीज़, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो इसको हम देख लेते हैं सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये होता क्या है इसको भी हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी परिभाषा हमारे पास कुछ इस तरह है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उन वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, या फिर वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन जो होता है उसे किया जाता है जिसका मौद्रिक मूल्य होता है, यानी कि उसकी जो फिक्स प्राइसिंग होगी कि हाँ इतने में ये वस्तु बिकेगी, उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे जीडीपी जीएनपी जब निकालना होता है तो जीडीपी हम क्या कहते हैं, जीडीपी इक्वल टू जीएनपी। ठीक है, यानी जीडीपी जब निकालेंगे तो जीएनपी माइनस ई इंटू ई माइनस आर, सॉरी यहाँ पे इसको इस तरीके से फिर से हम देख लेंगे। ठीक है, जीडीपी इक्वल टू जीएनपी माइनस ब्रैकेट में हम उसको कर लेंगे ई माइनस आई। ठीक है, जहाँ पे जीडीपी जो है हमारे पास सकल घरेलू उत्पाद होता है, आप लोगों को पता होगा, जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ई यानी निर्यात जो हमारे पास एक्सपोर्ट होता है, और आई यानी इम्पोर्ट होता है, जो हम वस्तुओं को मंगवाते हैं विदेश से वो हो जाती है, या फिर किसी अदर स्टेट से मंगवाते हैं तो उसके लिए जो होता है हमारे पास जो मंगवाने का को इंग्लिश में बोलते हैं उसको बोलते हैं आयात, यानी कि हिंदी में आयात और इंग्लिश में इम्पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं, यहाँ पे जीएनपी और जीडीपी में संबंध क्या होता है। ठीक है,
तो एक सिंपल सा फार्मूला आपको बता दे रहे हैं, GNP इज इक्वल टू GDP प्लस X माइनस M। ठीक है, X जो होता है विदेशों यानी विदेशियों जो होते हैं, जो हमारे देश में काम करते हैं, विदेशियों को भेजी गई वस्तुएं, और M जो होता है विदेशों से मंगाई गई वस्तुएं। जैसे हम इम्पोर्टेंट वस्तुओं को हम कहते हैं ना, बाहर से हमने स्पेशल मंगवाया है तो वो हो जाएगा हमारे पास M, और जो हमने यहाँ से भेजा है किसी देश के लिए वो क्या हो जाता है हमारे पास X हो जाता है। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण हम करना चाहें अगर तो हम देख सकते हैं, यदि विदेशों से उत्पादन की गई वस्तुएं P यानी कि y टू द बेस P है, तब उसमें क्या होता है GNP बड़ा होगा नहीं होगा, यानी GNP हमारे पास छोटा हो जाएगा GDP से। ठीक है, यहाँ पे हम ये देख लेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास नेक्स्ट कुछ और भी पॉइंट्स जिसको हम देखना चाहते हैं, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जो है, हमने इसको देख लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट यानी कि GNP इज़ ग्रेटर देन GDP। एक कंडीशन हमारे पास ये होगी जहाँ हम यदि विदेशों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर उस देश के भीतर या देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित की जाती है, तो उसमें क्या होता है, यानी कोई वस्तु अगर है जो विदेशों द्वारा उत्पादित की जाती है, सभी वस्तुएं एवं सेवाएं उस देश के भीतर तथा उस देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित की जाती हैं, तब उस समय क्या होता है GNP इज़ ग्रेटर देन GDP। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे इसमें क्या है देख लीजिएगा ध्यान से, इसलिए हमने इसको रेड कर दिया थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। इसको देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे हमारे पास जो समस्या ये है इसकी, यानी इस पॉइंट की, कि हम इसको समझेंगे कैसे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास देख लेते हैं इसको क्या कुछ चीज़ें हैं। राष्ट्रीय आय का मानक, ठीक है, कि इसकी विधियाँ क्या हैं। तो उत्पादन विधि इसको हम कह सकते हैं, उत्पादन यानी कि हम किस तरीके से उत्पादन करते हैं उसमें हम राष्ट्रीय आय गणना कर सकते हैं, किस देश में कितना अधिक उत्पादन था उससे भी हम राष्ट्रीय आय गणना करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम ये देखेंगे यह विधि इस बात पर निर्भर करती है कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। यदि हम उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों का उपयोग करना चाहते हैं तो उत्पादन स्तर पर उसका मूल्य ज्ञात किया जाता है। यदि राष्ट्रीय आय के वितरण को आधार बनाया जाए तो आय विधि अपनाई जाती है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे राष्ट्रीय आय को हम इसका क्या करते हैं वितरण पर यानी कि आय के वितरण को आधार मानते हैं। ठीक है, तो उसका जो विधि अपनाई जाती है उसको आय विधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा उत्पादन और आय का संबंध है। यदि राष्ट्रीय आय के प्रयोग को आधार बना रहे हैं तो व्यक्त विधि अपनाई जाएगी, यानी कि सॉरी व्यक्त विधि नहीं होगा, वहाँ पे आधार बनाया जाता है तो वहाँ पे व्यय विधि अपनाई जाएगी। उत्पादन में व्यय विधि अपनाई जाएगी क्या करने के लिए, राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए। ठीक है, इसका नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इसमें अगर हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है उसको हम इस तरीके से देखेंगे। पहली विधि इसकी हो गई उत्पादन विधि, राष्ट्रीय आय गणना करने की। दूसरी हमारे पास अगर इसको देख लेते हैं, यानी इसका ही ये दूसरा सब पॉइंट है, आर्थिक क्रियाओं में अंतर। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे मछली, कृषि, पालन और उसके बाद वन यानी जो हम पेड़ पौधे लगाते हैं उसमें भी हम उसकी बिचाई करते हैं, यानी पेड़ पौधे लगा के बेचते हैं उसको भी। और पशुपालन, इसको क्या करते हैं हम उत्पादन विधि से के द्वारा हम इसको राष्ट्रीय आय गणना में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं इसको हम, ये हमारे पास खनन विधि दिया गया है। ठीक है, खनन, उत्पादन, निर्माण, बैंकिंग, व्यापार, यातायात एवं संचार। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा हो गया। अब इसको भी आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। तीसरा इसमें दिया है व्यावसायिक, घरेलू तथा अन्य सेवाएं। ठीक है, अब हमारे पास प्रोफेशनल जो भी डोमेस्टिक एंड अदर सर्विसेज हैं जो हम घर पे उसको यूज़ करके अपना राष्ट्रीय आय यानी अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, उसको राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। ये भी हमारे पास एक अलग उपाय है। इसका निर्माण पर व्यय, हम कोई भी नया काम करते हैं उस पर हम जो व्यय करते हैं, पैसा लगाते हैं, वो भी हमारे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ठीक है, इसका हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट इस तरीके से कुछ। तो इसमें क्या है, अर्थव्यवस्था के ढांचे में अंतर। अर्थव्यवस्था का ढांचा यानी कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में व्यय अधिक प्रभावशाली होते हैं, अतः भारत जैसे कृषि प्रधान देश में व्यय विधि की प्रमुखता होती है। इसी प्रकार से
विकसित देशों में एक साथ उत्पादन एवं आय विधि से, ठीक है, किसी एक को चुना जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था का जो ढांचा है उसमें हम क्या करते हैं, आय विधि या फिर हम क्या करते हैं उसमें उत्पादन विधि, दो में से किसी एक का हम आधार मान करके हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना कर लेते हैं। अब जानकारी इसकी उपलब्धता क्या होती है, राष्ट्रीय आय की माप के ढंग का चुनाव विश्वसनीय तथा जानकारी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय आय गणना करनी हो तो हमारे पास पहले उसके माप होने चाहिए, मेजरमेंट होना चाहिए, इसके साथ साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, इसकी जानकारी पूरी उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे कि हम क्या कर सकें, पूरा डेटा हम कलेक्शन कर सकें, उसका तो हम कोई निर्णय निकाल सकें। ठीक है, इसका हम देख लेते हैं यहाँ पे उपभोग फलन का अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है उपभोग फलन क्या होता है। तो उपभोग फलन में हम देख लेते हैं यहाँ पे उपभोग फलन अथवा उपभोग प्रवृत्ति आय में परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में उपभोग प्रवृत्ति आय उपभोग के परस्पर संबंध को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी हमारा क्या है यहाँ पे, उपभोग फलन जो होता है उपभोग प्रवृत्ति या फिर आय में परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य होता है, यानी आय में हमारे परिवर्तन होगा तुरंत हमारा उपभोग बदल जाएगा। अब डॉक्टर कोरिहारा है, ठीक है, डॉक्टर कोरिहारा के अनुसार हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले इनका जो परिभाषा है वो देख लेंगे हम। उपभोग फलन कुल उपभोग और कुल आय के बीच संबंध को प्रकट करता है। ठीक है, सबसे सिंपल परिभाषा इनकी है। उपभोग फलन जो होता है कुल उपभोग और कुल आय हमारी जितनी है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम यानी उपभोग फलन यानी जो था वो अलग, इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसको यानी इसका परिभाषा ये हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, C इक्वल टू एफ और ब्रैकेट में कैपिटल वाई। ठीक है, यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं C इक्वल टू कैपिटल एफ इंटू वाई। तो C जो है कंजप्शन हो गया, वाई हमारी इनकम होती है और एफ जो है फलनात्मक संबंध, यानी ये हमारे पास एक मल्टीप्लायर कह सकते हैं उसका होता है। ठीक है, इसका फंक्शनल रिलेशन कह सकते हैं इसको सिंपल भाषा में। ठीक है, अब इसका हम देख लेते हैं यहाँ पे उपभोग फलन का महत्व क्या होता है। उपभोग फलन में जो हम देखते हैं आधुनिक विचारकों की जो परिभाषाएं हैं कुछ इस तरीके से हैं, उसको हम देख लेंगे। ठीक है, निवेशों के महत्व की प्रधानता होती है या प्रतिपादन इनका किया गया है। निवेशों के महत्व का प्रतिपादन इसमें देख लेंगे। रोजगार में वृद्धि के लिए अधिक निवेशों की आवश्यकता को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं रोजगार में वृद्धि के लिए अधिक निवेशों की आवश्यकता होती है सबसे सिंपल में। इसका दूसरा यहाँ पे स्व के बाजार के नियम का खंडन, एक अर्थशास्त्री हैं स्व, उनके इस नियम का खंडन करते हैं। पूर्ति स्वयं मांग उत्पन्न करती है, कोई वस्तु का अगर हम उत्पादन करते हैं तो उसकी डिमांड कहीं ना कहीं से जनरेट हो जाती है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो दिया हुआ है वो ये है कि पूंजी की सीमांत क्षमता की गिरती हुई प्रवृत्ति, पूंजी की जो क्षमता होती है धीरे धीरे गिरती आती है। इससे कैसे, आय के बढ़ने पर उपभोग उतनी दर से नहीं बढ़ता, अर्थात उपभोग वस्तुओं की मांग सीमित कर देता है। इससे बाजार में अनविकास पसरा रहता है, जिससे कि इसमें बाजार में विकास ही नहीं होगा और हमारे पास जब अधिक आय आती है तो उससे हम क्या करते हैं, पैसे का मूल्य यानी कि जो कदर होती है उसको हम कम कर देते हैं। ठीक है, आप लोग नॉर्मली जानते होंगे। इसका आता है व्यापार चक्र। व्यापार चक्र क्या होता है उसको भी देख लेंगे। ठीक, व्यापार चक्र में हम इसको देख सकते हैं कि प्रभावी मांग, रोजगार, विनियोग तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि से समृद्धि की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, जब हमारे पास मांग बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो विनियोग होगा, विनियोग से बढ़ेगा तो फिर से आय में वृद्धि संभव है। ठीक है, यदि प्रभावी मांग कम होती है तो उस समय क्या होता है, समाज में खपत कम होगी, अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, अर्थव्यवस्था पतन की ओर अग्रसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट है 5वां नंबर, सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता। ठीक है, जब हमारे पास स्व का जो उन्होंने नियम अपना प्रतिपादित किया है, उन्होंने बोला है जब अर्थव्यवस्था में, ठीक है, अत्यादुत्पादन या एवं बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो सरकार को हस्तक्षेप आवश्यक रूप से करना चाहिए। ठीक है, हमारे पास अगर अधिक से अधिक पैसा आ जाता है तो उस समय क्या होता है, अधिक उत्पादन हम करने लगते हैं, फिर बेरोजगारी की स्थिति अगर हमारे पास उत्पन्न होने लगती है तो हम क्या करते हैं, सरकार को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए सबको मेंटेन करने के लिए, नहीं तो फिर बेरोजगारी की स्थिति और बढ़ती जाएगी और अभी आप करंट में झेल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट पॉइंट,
वह है अधिक बचत एवं न्यून विनियोग के प्रतिकूल परिणाम। अधिक बचत, अगर हमारे पास बचत बहुत अधिक मात्रा में, हम खूब सेविंग करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत कम करते हैं, तो उस समय क्या होता है, समस्याएं बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें क्या होता है, उपभोग फलन मौद्रिक नियम अत्यधिक बचत से होने वाले खतरों की ओर से हमारा ध्यान आकर्षित करता है। उसके बाद ठीक है, आय बढ़ने के साथ उपभोग प्रवृत्ति घटती जाती है तथा आय और उपभोग की खाई चौड़ी होती जाती है, यानी आय और उपभोग में क्या होता है, गैप बढ़ता रहता है। ठीक है, इसका आप नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है, अल्प रोजगार संतुलन की व्याख्या। अब इसकी व्याख्या क्या है उसको भी समझ लेते हैं, कैसे किस तरीके से है। ठीक है, इसमें हम देख लेंगे कैसे हमारे पास अल्प रोजगार हम जो होता है, बहुत कम मात्रा में जैसे हमारे पास रोजगार मिलता है, तो उसको संतुलन किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने यह स्पष्ट किया कि प्रभावी मांग का संतुलन बिंदु पूर्ण रोजगार के बिंदु पर नहीं हो सकता है। कोई भी अगर हम कहते हैं कि हमारे पास हमारे देश में बेरोजगारी है, तो पूरी जगह से बेरोजगारी खत्म हो जाए, तो ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी कि हर क्षेत्र में हम कितना भी अगर वैकेंसी निकालते भी हैं, तो भी हमारे पास कुछ नहीं, हम कम यानी कि उसको फुलफिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या है, खुली अर्थव्यवस्था में, ये आपका नया टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट। खुली अर्थव्यवस्था में सरकार के साथ राष्ट्रीय आय का निर्धारण किस तरीके से करते हैं, देख लेते हैं इसको। पहले सबसे पहले हमारे पास आता है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है, क्लोज इकोनॉमी। इसको हम क्या कह सकते हैं, जब किसी देश का उत्पादन हम क्या करते हैं, किसी देश में हम जैसे मान लेते हैं हमारे देश में कोई सब वस्तु का उत्पादन हो रहा है और हम ही उस देश में उसको बेच सकते हैं, किसी दूसरे देश में उस वस्तु का भी उत्पादन नहीं होगा, या फिर हमारे देश में कोई विदेशी आकर के हमारे यहाँ पे अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर दे, कोई सामान हमारे यहाँ बेच सके, तो ऐसा नहीं करना है, तो उसे हम बोल सकते हैं बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, आप समझते हैं इसको अच्छे से। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें विदेशी व्यापार पूर्णतः प्रतिबद्ध हो, विदेश के लोग हमारे देश में व्यापार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का विशेष विश्व अर्थव्यवस्था से कोई संबंध नहीं होता है। पूरे संपूर्ण देश में यानी पूरे विश्व में इसका किसी भी अर्थव्यवस्था से कोई साथ संबंध नहीं होगा। उसका खुली अर्थव्यवस्था इसका अपोजिट होता है। ठीक है, इसका अन्य देशों के साथ व्यापार होता है। और पूरी अर्थव्यवस्था यानी खुली अर्थव्यवस्था को कहते हैं। विदेशी व्यापार किसी तरह से सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। सरकार ये नहीं कह सकती कि हम उत्पादन कर रहे हैं तो आप हमको इसको रोक दीजिए, या फिर कोई कंपनी उत्पादन करी तो सरकार रोक दे, इतनी इसमें हस्तक्षेप करने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, अब आता है राष्ट्रीय आय निर्धारण का अर्थ क्या होता है, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं क्या है, हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, राष्ट्रीय आय का निर्धारण आय। ठीक है, निर्धारण का अर्थ यानी संतुलन आय या फिर ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय ज्ञात हो उससे राष्ट्रीय आय। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको, उससे राष्ट्रीय आय किस तरह ज्ञात की जा सकती है, मूल रूप से राष्ट्रीय आय निर्धारण के अंतर्गत आता है। हम किस तरीके से राष्ट्रीय आय गणना कर सकते हैं, उसको हम सीधे कर सकते हैं राष्ट्रीय आय निर्धारण का ये एक पॉइंट है, इसको हम किस तरीके से इसकी गणना कर सकते हैं वो भी देख लेंगे। राष्ट्रीय आय निर्धारक यानी ठीक है, राष्ट्रीय आय के निर्धारक क्या है, क्या क्या इसमें हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो पहला हमारे पास देखिए यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है स्क्रीन पर, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको, राष्ट्रीय आय का निर्धारण का अवयव क्या क्या है। ठीक है, बहुत शॉर्ट में आपको बता रहे हैं हम। सबसे इसका जो इम्पोर्टेंट अवयव उपभोग है, बचत है, विनियोग है, उसका सरकारी व्यय है। ठीक है, इसके बाद फिर लास्ट में हमारे पास आय आती है। इन सब का हम देख लेते हैं, एक हमारे पास एक समीकरण बनता है, y = c + i + gy, या फिर इसको कह सकते हैं y = c + i + gy, या फिर c + i + g। ठीक है, ये होते हैं, और इनका जो आप देख सकते हैं कि क्या क्या इनके फुल फॉर्म हैं, आप देख लेंगे अपने स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये हो गया। इसका हम देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, राष्ट्रीय निर्धारण के कारक क्या है, एलिमेंट्स ऑफ, यानी हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं राष्ट्रीय निर्धारित करने के, उसके क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसको हम देखेंगे। तो हमारे पास क्या है, राष्ट्रीय आय को निर्धारित करने वाले कारकों की संख्या एवं प्रवृत्ति देश की भौगोलिक दशा और आर्थिक विकास विभिन्न स्तर पर निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी देश या किसी विकासशील देश की तुलना एक अल्पविकसित या विकसित पूंजीवादी देश के कारण भिन्न हो सकता है।
हम क्या करते हैं, हमारे पास हम इसमें चेक करते हैं कि हमारी आय का निर्धारण कैसे हो गया है। तो हम किसी बड़े देश, पूंजीपति देश का और एक छोटे देश का हम क्या करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं, पता चल जाता है कि हमारे पास क्या राष्ट्रीय आय किस तरीके से निर्धारित हम कर सकते हैं कि उस देश की राष्ट्रीय आय अधिक है, हमारे देश की राष्ट्रीय आय कम है। ठीक है, इसका नेक्स्ट आपके पास आता है लास्ट, खुली अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का निर्धारण किस तरीके से करते हैं उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे 4 क्षेत्रीय मॉडल इसमें दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले 4 क्षेत्रीय मॉडल, तो इसमें क्या है, आउटफ्लो और इंजेक्शन। ठीक है, यानी क्या होता है, इसमें इनफ्लो यानी अंदर की तरफ इसका प्रवाह होगा, आय का प्रवाह हमारे देश में होगा, और यहाँ व्यय का प्रभाव होगा। उसके बाद यहाँ पे आगमन, ठीक है, हमारे पास आगमन होगा। उसके बाद फिर अपसरण यानी कि लीकेज जो होते हैं, यानी जो भी इसमें हरासमेंट होता है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसको हम पढ़ेंगे और ये हमारी हो जाएंगी, यानी कि लास्ट पॉइंट आज के। तो इसकी मान्यताएं क्या है वो देखेंगे। पहला यहाँ पर मान्यता इसकी है, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार से कम की स्थिति होती है। पूर्ण रोजगार से कम की स्थिति पाई जाएगी। पूर्ण रोजगार स्तर तक समान मूल्य स्तर स्थिर रहता है। ठीक है, जब तक पूर्ण रोजगार नहीं होता तब तक उसमें मूल्य में स्थिरता पाई जाती है, उसको स्थिर किया जाता है, कोशिश की जाती है करने की। विनिमय दर में परिवर्तन नहीं होता है, जो भी हमारे पास जो एक्सचेंज करते हैं यानी कि वस्तुओं को खरीदते बेचते हैं उसमें उसकी जो दर होती है उसमें परिवर्तन नहीं होता है। घरेलू अर्थव्यवस्था का विनिमय पर प्रभाव नहीं होता। हमारे देश की अर्थव्यवस्था यानी हमारे घर की अर्थव्यवस्था जो है वो विनिमय पर उसका प्रभाव कोई नहीं पड़ेगा। सकल निर्यात एवं आयु द्वारा आयातित व्यापार वस्तुओं का मूल्य स्थिर रहता है। ठीक है, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, सरकारी व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर स्वतंत्र रूप से निर्धारित होते हैं। ठीक है, इसके बाद आयात यानी हमारे पास जो इंपोर्ट करते हैं, बचत सेविंग आय के साथ स्वतः संबद्ध है, यानी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसके बाद उपभोग यानी कंजप्शन, आयात, उसके बाद बचत का राष्ट्रीय आय से संबंध होता